विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम मस्तिष्क की संरचना एवं कार्यों को, मुख्य कार्यों को समझ सकेंगे। तो बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो यानी अंत तक जरूर देखिएगा। आप देखना आपको कितना यह लाभदायक साबित होगा, आपके जीवन के लिए भी और परीक्षा के लिए अति उपयोगी साबित होगा। तो चलिए समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, जैसे कि तंत्रिका तंत्र के विषय में समझ रहे हैं। तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, अस्थि तंत्र आदि जो विभिन्न प्रकार से कार्य होते हैं, यानी तंत्रों की व्यवस्था है शरीर में। ऐसा नहीं कि कोई भी तंत्र कोई भी काम करना शुरू हो, सब सिस्टम से है। तो पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र, अस्थि तंत्र को आपने पिछले वीडियो में देखा ही होगा। लेकिन विद्यार्थियों, संप्रेषण एवं संज्ञानात्मक यानी सूचना और उनका ज्ञान प्रदान करना, क्रियाओं के संपादन के लिए हमारे शरीर में क्या है, तंत्रिका तंत्र, या इसको तंत्रिका तंत्र कहें या स्नायु तंत्र यानी नर्वस सिस्टम का जो जाल फैला हुआ है, जैसा कि आप सभी जानते होंगे। तो आंतरिक रचना के आधार पर तंत्रिका तंत्र के कितने भाग हैं? तो तंत्रिका तंत्र के 2 भाग हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। विद्यार्थियों, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ये है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और परिधीय तंत्रिका तंत्र ये है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक, यानी मस्तिष्क तथा सुषुम्ना केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के मुख्य 2 भाग हैं। विद्यार्थियों, इसमें मैं मस्तिष्क के विषय में जैसे अभी मैंने बताया समझाऊंगी, तंत्रिका और ये जो है सुषुम्ना के विषय में पिछले वीडियो में बताऊंगी, यानी कि अगले वीडियो में बताऊंगी। क्योंकि अगर एक में जो है बताऊंगी तो लंबा हो जाएगा वीडियो और आपको वो महसूस होने लगेगी। आप चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट्सों पर ध्यान देते हैं जो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। विद्यार्थियों, यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक अति महत्वपूर्ण भाग है। मस्तिष्क केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का अति महत्वपूर्ण भाग है। और यानी इसका भार आप नोट कर लें, शरीर भार का लगभग 150वां भाग होता है। जितना शरीर का भार होता है उससे 150वां भाग यह होता है मस्तिष्क। और यह कपाल गुहा में सुरक्षित रहता है। कहाँ पर सुरक्षित रहता है? कपाल गुहा में सुरक्षित रहता है। सीखने, सोचने, समझने, वाक्पटुता, तर्क शक्ति, स्मृति आदि कार्य मस्तिष्क का ही है। विद्यार्थियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसका आवरण यानी कि किससे बना हुआ है यह? तो इसको नोट कर लें, 3 प्रकार की झिल्लियों से यह बना हुआ है। दृढ़ तानिका, जाल तानिका, मृदु तानिका। मुख्य पॉइंटों को विद्यार्थियों आप नोट करें जो क्वेश्चन में जहाँ से बन सकते हैं। तो मस्तिष्क आवरण यानी कौन सी झिल्लियों से बना है? तो दृढ़ तानिका, जाल तानिका, मृदु तानिका, जो कि 3 प्रकार की झिल्ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, मस्तिष्क निलय के विषय में थोड़ा समझ लें। आपने निलय वर्ड सुना होगा लेकिन जानते नहीं होंगे ना, ध्यान नहीं होगा। देखो, मस्तिष्क निलय यानी निलय को कहते हैं खाली जगह। ठीक, खाली जगह। इसके अंदर 4 अनियमिताकार खोखले भाग या गुहाएं होती हैं। खोखले भाग या गुहाएं होती हैं जिन्हें निलय या प्रकोष्ठ कहते हैं। मस्तिष्क निलय को क्या कहा जाता है? इसके अंदर 4 अनियमिताकार खोखले भाग या गुहाएं होती हैं जिन्हें निलय या प्रकोष्ठ कहते हैं। इन्हीं में अब हमारे बताने का क्या तात्पर्य था, क्योंकि मैं परामस्तिष्क के मेरुतरल के बारे में भी आपको आगे बताऊंगी जो कि मेन इम्पॉर्टेंट है। इसी कारण हमने निलय को बताना ज़्यादा उपयोगी समझा, ताकि आप समझते चलें और याद करते चलें। यानी इन्हीं में परामस्तिष्क, अब कहाँ परामस्तिष्क कहाँ जो है मेरुतरल कहाँ भरा रहता है? तो निलय में या प्रकोष्ठ में। आप इसे निलय भी कह सकते हैं, प्रकोष्ठ भी कह सकते हैं। परामस्तिष्क मेरुतरल भरा रहता है। परामस्तिष्क मेरुतरल निरंतर बहता रहता है और मस्तिष्क इसी तरल में डूबा रहता है। परामस्तिष्क मेरुतरल निरंतर बहता रहता है इसमें, और मस्तिष्क जो होता है इसी तरल में डूबा रहता है। विद्यार्थियों, निलय के प्रकार भी हैं, देखो नोट कर लो। ये दायां तथा बायां निलय यानी राइट एंड लेफ्ट निलय, और तृतीय निलय और चतुर्थ निलय यानी 4 प्रकार के निलय। ठीक, अब क्वेश्चन पूछा जाए कितने प्रकार के? तो 4 प्रकार के, यानी 4 निलय हैं, यानी 4 प्रकोष्ठ हैं मस्तिष्क में, दायां, बायां, तृतीय और चतुर्थ। ठीक, या आप इसको इस तरह कहें, दायां और बायां। अगर 3 लिखा रहा है तो 3 भी सही होगा। दायां, अब क्वेश्चन घुमाया जरूर जाता है लेकिन इतना भी नहीं घुमा दिया जाता है कि जो है सब्जेक्ट से बाहर हो जाए। देखो, दायां तथा बायां निलय, तृतीय निलय और चतुर्थ निलय। ठीक,
इस तरह से भी लिखा रहेगा, तब भी आप जो है सही आंसर देना। अब आगे समझते हैं प्रामस्तिष्क मेरुतरल। ये नोट करें कि स्वस्थ व्यक्ति में विद्यार्थियों 150 मिलीलीटर यानी ml यह स्वस्थ व्यक्ति में 150 मिलीलीटर जो है मेरुतरल पाया जाता है, और यह निरंतर, ध्यान से समझना, यह निरंतर 0.5 ml प्रति मिनट की दर से स्रावित होता रहता है। हमेशा स्रावित होता रहता है ना, जैसे मैंने ऊपर बताया। तो प्रति मिनट कितना जो है स्रावित होता है? 0.5 ml। ठीक, ये प्रतिशत है। ठीक, दर से स्रावित होता रहता है, और इस तरह एक दिन में 720 ml स्राव होता है। इस तरह एक दिन में 720 ml स्राव होता है। अब निरंतर एक प्रति मिनट पूछा जाएगा तो आप 0.5 ml बताना, और एक दिन में 720 ml स्राव होता है। इसमें विद्यार्थियों क्या क्या होता है ये भी आप नोट कर लें। ग्लूकोज, प्रोटीन, यूरिया, क्लोराइड, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, यूरिक अम्ल, क्रिएटिनिन आदि मिले रहते हैं। इसमें मेरुतरल में क्या क्या रहता है? प्रामस्तिष्क मेरुतरल में ग्लूकोज, प्रोटीन, यूरिया, क्लोराइड, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, यूरिक अम्ल, क्रिएटिनिन आदि सब मिले रहते हैं। विद्यार्थियों अब जैसे इसमें जो है मेरुतरल की मात्रा बताया गया है, ये सामान्य व्यक्ति यानी ये ध्यान रखना स्वस्थ व्यक्ति में ही बताई गई है। लेकिन अगर व्यक्ति बीमार हो जाता है यानी रोग में इस तरल की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है, नहीं आप सोचें कि यहाँ पर गलत है, गलत नहीं है। स्वस्थ व्यक्ति में 150 ml यानी यह निरंतर 1 मिनट में प्रति मिनट 0.5 ml स्रावित होता रहता है, और एक दिन में 720 ठीक ml स्राव होता है। लेकिन रोग में नहीं बताया गया, रोग में यह बताया गया विद्यार्थियों कि इस तरल की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है, जिससे मस्तिष्क पर दबाव पड़ता है और तेज बुखार हो जाता है। ठीक, रोग में बढ़ जाती है और स्वस्थ व्यक्ति की यह माप है। ठीक, चलिए आगे समझते हैं। मस्तिष्क पर आते हैं मेरे, और प्रामस्तिष्क में पर और भी आगे मैं समझाऊंगी आपको, लेकिन यह मेन को अभी नोट करते चलें। ठीक, तो प्रामस्तिष्क विद्यार्थियों कितने भागों में विभक्त है? तो अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में कितने भाग हैं? चेतक, अधचेतक, घ्राण केंद्र, बेसल गैंग्लिया, प्रामस्तिष्क, गोलार्ध। अग्र मस्तिष्क में कितने भाग बताए गए हैं? पहले तो मस्तिष्क मुख्यतः तीन भाग बता दिया गया है, तीन पार्ट में, अग्र, मध्य, पश्च। ठीक, और उसके बाद अग्र मस्तिष्क के भाग हैं यानी चेतक, अधचेतक, घ्राण केंद्र, बेस गैंग्लिया और प्रामस्तिष्क, गोलार्ध। विद्यार्थियों चेतक को थैलेमस बोलते हैं और इसको अधचेतक को हाइपोथैलेमस कहते हैं। ये आप ध्यान रखना, नहीं कंफ्यूज हो जाता ना कि थैलेमस है कि हाइपोथैलेमस है विद्यार्थियों। और ये घ्राण केंद्र है ऑल्फैक्टरी, और ये जो है ये बेसल ही है, और ये जो है परामस्तिष्क क्या है? मेन इम्पॉर्टेंट सेरिब्रल है। ठीक, चलिए आगे समझते हैं। मध्य का भी नोट करें आप। टेक्टम, टेगमेंटम, सेरिब्रल, पेंडुकल। टेक्टम, टेगमेंटम, सेरिब्रल, पेंडुकल। ठीक, और पश्च में अनुमस्तिष्क, सेतु और सुषुम्ना शीर्ष। जैसा कि आप सब कई बार पढ़े होंगे कि सुषुम्ना शीर्ष से जो है निकलती है, सुषुम्ना नाड़ी निकलती है या स्पाइनल कॉर्ड निकलता है, तो आज आप इसको समझ सकेंगे थोड़ा और। तो इसके कितने भाग हो गए? अग्र मस्तिष्क, चेतक, अधचेतक, घ्राण केंद्र, बेसल गैंग्लिया, प्रामस्तिष्क, गोलार्ध, मध्य के टेक्टम, टेगमेंटम, सेरिब्रल, पेंडुकल, और पश्च अनुमस्तिष्क, सेतु, सुषुम्ना शीर्ष। ठीक, अब चलिए अग्र मस्तिष्क के कार्यों को समझते हैं और थोड़ा सा इसके रचना को समझ लेंगे, और मेन इंपॉर्टेंट जो कार्य होते हैं उनको समझेंगे। चलिए, अग्र मस्तिष्क मतलब चेतक यानी थैलेमस। विद्यार्थियों इसको रिले स्टेशन भी कहा जाता है, यानी इसको रिले स्टेशन की संज्ञा दी गई है, और इसका कार्य क्या है? दर्द, ताप, पीड़ा, स्पर्श आदि। इसका कार्य क्या है?
ध्यान दें यहाँ पर, दर्द, ताप, पीड़ा, स्पर्श आदि इससे जो है इससे संवेदनाएं मिलती हैं। और इसके अलावा संवेदी भावुक प्रतिक्रियाओं के प्रति सक्रिय और सीखने की क्रिया थैलेमस के द्वारा होते हैं। कितने कार्य होते हैं? दर्द महसूस होता है, ताप महसूस होता है, पीड़ा महसूस होती है, स्पर्श महसूस होता है, किसके द्वारा? थैलेमस के द्वारा। और इसके अलावा जो संवेदी क्रियाएं होती, भावुक प्रतिक्रियाएं, जो भावना उमड़ कर आती है और भावनाओं के प्रतिक्रिया जो उत्पन्न होती है उसके प्रति सक्रिय ये रहता है। और यह भी ध्यान दें कि सीखने की क्रिया, अगर कुछ आप सीखते हैं तो थैलेमस के द्वारा ही होता है। इसके विषय में थोड़ा सा समझ लें ताकि आपको याद रहे। विद्यार्थियों, ये तो मुख्य पॉइंट, ही क्वेश्चन इसी से पूछा जाएगा, लेकिन थोड़ा सा एक लाइन समझ लेंगे तो आपको समझ में आएगा और याद भी रहे। जैसे कि अग्र मस्तिष्क विद्यार्थियों का यह भाग अंडाकार होता है जो धूसर पदार्थ का बना होता है, और यह तृतीय निलय यानी थर्ड वेंट्रिकल के बगल में तथा उससे थोड़ी दूर पीछे की ओर स्थित रहता है। ठीक, ये इसका स्थान ये है, लेकिन आप ये नोट कर लें। अब आगे समझते हैं अर्धचेतक यानी हाइपोथैलेमस को समझते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ पर मैंने मुख्य पॉइंट को रखा है और इस तरह रखा है कि जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। और एकदम डीप में हम योग के विद्यार्थी हैं ना, या फिर जो योग का नहीं है, साधारण समझना चाहता है, तो मेन चीज़ों को समझेंगे जिसमें इसका इंटरेस्ट हो। अगर हम डीप में जाएंगे तो आपको हो सकता है ना समझ में आए, इसलिए मेन पॉइंटों को आप समझें। अर्धचेतक यानी हाइपोथैलेमस को समझते। ये थैलेमस था, ये हाइपोथैलेमस, जैसा कि आप सभी ने नाम सुन रखा होगा काफ़ी। थैलेमस के आगे नीचे की ओर तथा पीयूष ग्रंथ के बिल्कुल ऊपर अवस्थित होता है। कहाँ पर होता है? थैलेमस के आगे नीचे की ओर तथा पीयूष ग्रंथ, अब ध्यान देना, पीयूष ग्रंथ के बिल्कुल ऊपर अवस्थित होता है। इसीलिए तो इससे बहुत सारे कार्य होते हैं। अभी देखना कितने ज़्यादा कार्य होते हैं, क्योंकि पीयूष ग्रंथ के बिल्कुल ऊपर अवस्थित होता है और पीयूष ग्रंथ सभी ग्लैंड को कंट्रोल करती है। ठीक, और यह पीयूष ग्रंथ से स्रावित हार्मोन्स को नियंत्रित करता है। ध्यान दें, यह पीयूष ग्रंथ से स्रावित हार्मोन्स को नियंत्रित करता है, यानी पिट्यूटरी ग्रंथ पीयूष ग्रंथ है। ठीक, पीयूष ग्रंथ को पिट्यूटरी ग्रंथ कहते हैं, जो कि जैसा कि जो है आप सभी जानते होंगे कि यह जो है सभी ग्लैंड या ये मास्टर ग्लैंड है। ठीक, चलिए अब इसके कार्यों को समझ लें। और विद्यार्थियों, यह जो है ये हाइपोथैलेमस है ना, इसका निर्माण तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा होता है। इसका निर्माण किससे होता है? तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा होता है, और यह तंत्रिका तंतुओं द्वारा पीयूष ग्रंथ से संबंधित होता है, और पश्च पिंड तथा रक्त वाहिनियों द्वारा अंग पिंड से संबंधित होता है। इसी कारण हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथ से स्रावित हार्मोन्स को नियंत्रित करता है। ठीक, चलिए इसके कार्य को नोट कर लें, जो कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। देखो, निद्रा केंद्र हाइपोथैलेमस में स्थित होता है। सबसे मुख्य कार्य तो यही हो गया, निद्रा केंद्र हाइपोथैलेमस में स्थित होता है, तो यह सोने व जागने की क्रिया पर नियंत्रण करता है। हाइपोथैलेमस के यह मेन इंपॉर्टेंट इसको यह समझ लें कि अगर आप सोच रहे हैं कि मैं सुबह इतने बजे उठूंगा, यानी कि आपने सोचा कि मैं 5 बजे उठूंगा, तो 5 बजे आपकी आंख जरूर खुल जाएगी, उसको सोचना मिल चुकी है। लेकिन अगर आप आलस के कारण ना उठे, उसकी ये आपकी मर्जी, ये आपकी मनमौजी है। लेकिन अगर आप सजेशन देंगे कि मैं 5 बजे उठूंगा, तो आपकी आंख अवश्य खुलेगी एक बार। तो इसी कारण कि यह निद्रा केंद्र हाइपोथैलेमस में स्थित होता है, सोने व जागने की क्रिया पर नियंत्रण करता है। भूख, प्यास, मोटापा आदि पर यह नियंत्रण करता है। जठर अम्ल के स्राव को नियंत्रित करता है। यह शरीर में नियत तापक्रम बनाए रखने में सहयोग करता है। लैंगिक व्यवहारों का नियमन एवं नियंत्रण करता है। वसा, कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन की पाचन क्रिया का नियमन यह करता है। तंत्रिका तंतुओं को सुषुम्ना शीर्ष की ओर भेजकर श्वसन क्रिया में मदद करता है। ध्यान दें, तंत्रिका तंतुओं को सुषुम्ना शीर्ष की ओर भेजकर श्वसन क्रिया में मदद करता है।
विद्यार्थियों, सभी प्रकार की संवेदनात्मक व्यवहारों के संचालन का प्रमुख केंद्र है यह। सभी प्रकार के, ध्यान दें, संवेदनात्मक व्यवहारों के संचालन का प्रमुख केंद्र है। अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन्स पर नियंत्रण कर शरीर के भीतर यह स्थित, शरीर के भीतर सभी ग्रंथियों यानी सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों में सहायता करता है। तो कितने मेन इंपॉर्टेंट कार्य हैं? बहुत सारे मेन इंपॉर्टेंट करने। निद्रा पर कंट्रोल, भूख प्यास पर, मोटापा पर कंट्रोल, जठर अम्ल के स्राव पर यह कंट्रोल करता है। यह शरीर में नियत तापक्रम बनाए रखता है। लैंगिक व्यवहारों का नियमन एवं नियंत्रण करता है। वसा, कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन पाचन क्रिया का नियमन यह करता है। तंत्रिका तंतुओं को सुषुम्ना शीर्ष की ओर भेजकर श्वसन क्रिया में मदद करता है। सभी प्रकार के संवेदनात्मक व्यवहारों के संचालन का यह प्रमुख केंद्र है। सभी प्रकार और अंतःस्रावी, ध्यान दें, अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन्स पर नियंत्रण कर शरीर के भीतर स्थित सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों में सहायता करता है। विद्यार्थियों, इतना सारा कार्य करता, तभी तो ऋषि मुनि कहते हैं कि आज्ञा चक्र जागृत कर लो। जो जिसका आज्ञा चक्र जागृत हो गया उसका पूरा बॉडी बैलेंस में हो जाता है। यही रीजन है, क्योंकि बहुत सारे कार्य करता है। आगे हम समझेंगे घ्राण पिंड को, यानी घ्राण पिंड को समझेंगे। यह नाक के ठीक ऊपर स्थित होता है। विद्यार्थियों, इसमें मेन का यही काम है कि यह नाक के ठीक ऊपर स्थित होता है और अधर तल से यह पिंड परामस्तिष्क से निकलता दिखाई देता है। इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं, बस इतना समझ लें कि यह नाक के यानी घ्राण पिंड यानी नाक के ठीक ऊपर स्थित होता है। अधर तल से यह पिंड परामस्तिष्क से निकलता दिखाई देता है। बस अब आगे समझते हैं बेसल गैंग्लिया को, यानी बेसल गैंग्लिया को समझते हैं। विद्यार्थियों, यह परामस्तिष्क गोलार्धों के भीतर धूसर पदार्थ के रूप में पाया जाता है और इसके मुख्य दो भाग हैं। धारीदार भाग, यह रेखीय यानी इसको रेखिकाय भी कहते हैं। यह भाग शारीरिक मुद्राओं को नियंत्रित करता है और कंकाल पेशी तथा असामान्य गति का नियंत्रण भी इसी के द्वारा होता है। इसमें दो केवल पॉइंट थे मेन, वो मैं आपको बता रही हूँ कि यह देखो, यह परामस्तिष्क गोलार्धों के भीतर धूसर पदार्थ के रूप में पाया जाता है। किसके भी? धूसर पदार्थ के रूप में पाया जाता है। याद ध्यान देना, धूसर पदार्थ के रूप में पाया जाता है और इसके मुख्य दो भाग हैं। धारीदार भाग एक है, यानी इसको रेखीय भी कहते हैं, इसको रेखिकाय भी कहते हैं। और यह भाग क्या, इस भाग का क्या काम है? शारीरिक मुद्राओं को नियंत्रित करना और दूसरा कंकाल पेशी तथा असामान्य गति का नियंत्रण भी इसी के द्वारा होता है। अब इसके जो बेसल, इस तरह आप नोट कर लें, बेसल गैंग्लिया के दो कार्य। यह भाग शारीरिक मुद्राओं को नियंत्रित करता है, जो शारीरिक मुद्राएं होती, जो आप शारीरिक मुद्राएं करते हैं विभिन्न, जैसे मूविंग जो होती है उसको नियंत्रित करता है, और कंकाल पेशी तथा असामान्य गति को नियंत्रण भी करता है, इसी के द्वारा होता है। ठीक, बस इतना काफ़ी है। अब परामस्तिष्क गोलार्ध को समझेंगे, ध्यान से समझना। यह अग्र मस्तिष्क को इस नाम से जाना जाता है। किसको? अग्र मस्तिष्क को इस नाम से जाना जाता है। ये शरीर के विपरीत अंगों की क्रियाओं पर नियंत्रण रखते हैं। परामस्तिष्क का क्या कार्य है? ये शरीर के विपरीत अंगों की क्रियाओं पर नियंत्रित करते हैं। जैसे दायां गोलार्ध शरीर के बाएं अंगों पर और बायां गोलार्ध शरीर के दाएं अंगों पर कार्य करता है। यह भी ध्यान समझ लें विद्यार्थियों, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, परामस्तिष्क यानी सेरिब्रल, तथा एक दरार द्वारा दो समान गोलार्धों में बटा रहता है। इस गोलार्ध के कारण ही इसे परामस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है। और यह कार्य मैंने बताया ही विपरीत अंगों पर कार्य करता है। विद्यार्थियों, इसके कार्य नोट कर लें। परामस्तिष्क गोलार्ध के कार्य, पहला संवेदनिक क्रियाएं, ध्यान से कार्य मेन पॉइंटों को आप नोट करेंगे। परामस्तिष्क गोलार्ध के कार्य संवेदनिक क्रियाएं, दूसरा प्रेरक क्रियाएं, तीसरा यह अनुबंधी परिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अनुबंधी परिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करता है। चौथा, यह सोचने, समझने, तर्क करने, वाक्पटुता, स्मृति, न्याय करने व योजना बनाने आदि का कार्य करता है।
देखना परामस्तिष्क के कार्य क्या क्या हैं। सोचने, समझने, तर्क करने, वाक्पटुता, स्मृति, न्याय करने व योजना बनाने का कार्य करता है। यह 5वां है परामस्तिष्क कार्टेक्स को भंडार गृह की संज्ञा भी दी गई है। परामस्तिष्क कार्टेक्स को भंडार गृह की संज्ञा भी दी गई है। यानी इसके इस पर यानी संवैधानिक क्रियाएं, अभी संवैधानिक क्रियाओं के विषय में थोड़ा सा मैं और बताऊंगी और प्रेरक क्रियाओं के विषय में बताऊंगी, लेकिन इन मेन पॉइंटों को आप नोट कर लें कि इसमें ज़्यादा जो है संवैधानिक क्रियाएं ज़्यादा होती हैं ना, जैसे कि अब इसके अनुसार कई भाग बढ़ जाते हैं, वही मैं अभी आगे आपको बताऊंगी। संवैधानिक क्रियाओं के अंतर्गत मतलब श्रवण, दृष्टि, घ्राण, स्पर्श संबंधी अनुभव। ठीक, मेन पॉइंटों को नोट करें। परामस्तिष्क गोलार्ध के कार्य संवैधानिक क्रियाएं, प्रेरक क्रियाएं, यह अनुबंधी परवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करता है। सोचने, समझने, तर्क करने, वाक्पटुता, स्मृति, न्याय करने व योजना बनाने आदि का कार्य करता है। परामस्तिष्क कार्टेक्स को भंडार गृह की संज्ञा दी गई है। और संवैधानिक विद्यार्थियों श्रवण, दृष्टि, घ्राण, स्पर्श संबंधी अनुभव इसी के द्वारा कार्य होते हैं, इसी के द्वारा महसूस होते हैं, अनुभव होते हैं। विद्यार्थियों इसके विषय में कुछ जो है ये परामस्तिष्क के विषय में वैज्ञानिकों की क्या राय है यह भी थोड़ा समझ लें। कुछ वैज्ञानिकों ने अपनी राय बताई कि अधिक उभार व दरारों की उपस्थित अधिक बुद्धिमत्ता का द्योतक है। जितना ही उभार, जितना जैसे अखरोट टाइप में होता नहीं है वही, यानी जिस व्यक्ति के परामस्तिष्क में जितने अधिक उभार व दरारें होंगी वह व्यक्ति उतना ही अधिक बुद्धिमान होगा। और मंद बुद्धि वाले व्यक्ति के परामस्तिष्क का यह भाग एकदम सपाट होता है। ठीक, और ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया, लेकिन मेन पॉइंटों को आप यही नोट करेंगे। विद्यार्थी संवैधानिक क्रियाओं के अंतर्गत जैसे श्रवण संबंधी अनुभव मैंने अभी आपको बताया ही, श्रवण संबंधी अनुभव आप सभी समझते ही होंगे, लेकिन मेन पॉइंटों को नोट कर लें। परामस्तिष्क के शंख खंड द्वारा श्रवण संबंधी ज्ञान होता है और कान के द्वारा होता है। ठीक, और दृष्टि संबंधी अनुभव ज्ञान यह पश्च कपाल खंड के द्वारा होता है। ठीक, और घ्राण संबंधी यह सूंघने, यानी घ्राण में सूंघना ना, सूंघने का केंद्र शंख खंड के भीतरी भाग में अवस्थित रहता है यह, और यहाँ संवेदनाएं नाक से घ्राण तंत्रिका द्वारा पहुँचती हैं, इसी कारण हमें गंध का भान हो पाता है। और स्पर्श विद्यार्थियों स्पर्श बोध अनुभव केंद्र पार्श्व कपाल खंड, यानी पार्श्व कपाल खंड में स्थित होता है। शरीर के विभिन्न अंगों में स्थित तंत्रिकाओं से जो तंत्रिका प्रवाह निकलता है वह मस्तिष्क के इस भाग में पहुंचता है और स्पर्श, ताप, चुभन, दर्द आदि का भान हो पाता है। ठीक, मेन पॉइंटों को नोट कर लें और उसको मैंने समझाने के लिए आपको बताया है। विद्यार्थियों मेरे समझाने का तात्पर्य यही है कि आप जो कुछ भी पढ़ें उसको समझें अच्छे से, तब अच्छे से याद करें। अब मध्य मस्तिष्क में जो मुख्य थोड़ा सा है मैं उसको समझा दूं यहाँ पर। विद्यार्थियों परामस्तिष्क के नीचे की ओर तथा सेतु और अनुमस्तिष्क के ऊपरी स्तंभाकार भाग में यह स्थित रहता है और इसका निर्माण आप नोट कर लें। टेक्टस, टेगमेंट्स, सेरिब्रल, पेंडुकल, लाल केंद्रक से होता है। मध्य मस्तिष्क का निर्माण टेक्टस, लेगमेंट्स, सेरिब्रल, पेंडुकल, लाल केंद्रक से होता है और इसका कार्य नोट करें। मुख्य कार्य ऊपरी भाग में 2 जोड़ी संवेदी केंद्र श्रवण तथा दृष्टि उपस्थित रहते हैं। ये कार्य और देखने एवं सुनने की क्रिया को संपन्न करता है और आँखों की गति पर नियंत्रण रखता है। इसके मुख्य 2 कार्य, ऊपरी भाग में 2 जोड़ी जो संवेदी केंद्र हैं उसके द्वारा श्रवण तथा दृष्टि उपस्थित रहते हैं। श्रवण तथा दृष्टि उपस्थित रहता है, इसी के द्वारा देखने एवं सुनने की क्रिया का यह संपन्न करता है और आँखों की गति पर नियंत्रण रखता है। मुख्य यही था विद्यार्थियों। अब पश्चिम मस्तिष्क संरचना एवं कार्य को समझेंगे। मध्य मस्तिष्क के नीचे यह अवस्थित रहता है। इसके 3 भाग हैं, ध्यान दें। अनुमस्तिष्क, सेतु, सुषुम्ना शीर्ष। अब यहाँ मेन पॉइंटों को आप नोट करेंगे। विद्यार्थियों सबसे पहले अनुमस्तिष्क समझेंगे। यह पश्चिम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। पश्चिम मस्तिष्क का यह सबसे बड़ा भाग कौन? अनुमस्तिष्क। इसके सामने सेतु तथा सुषुम्ना, क्या इसके सामने सेतु तथा सुषुम्ना शीर्ष उपस्थित होते हैं। कौन उपस्थित होता है? यह देखो अनुमस्तिष्क या पश्चिम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। इसके सामने सेतु तथा सुषुम्ना शीर्ष उपस्थित होते हैं और स्वस्थ व्यक्ति में इसका वजन होता है 150 ग्राम और कार्यों के आधार पर इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है।
फ्लोकुलर नोडुलर लोब और कापर सेरेबेली। ठीक, कार्यों के आधार पर इसको अनुमस्तिष्क को 2 भागों में बांटा गया है। फ्लोकुलर, इसको ये नोट कर लें आप, फ्लोकुलर नोडुलर लोब और कापर सेरेबेली। ठीक, इसके कार्य विद्यार्थियों मुख्य नोट कर लें और ज़्यादा इसके डीप में ना जाएं, नहीं कन्फ्यूजन पैदा भी हो सकता है। देखो, कार्य शरीर को सामान्य स्थिति में रचना, शरीर को सामान्य स्थिति में रखना और विभिन्न अंगों, पेशियों, जोड़ों आदि क्रियाओं में सामंजस्य बनाए रखना, सभी प्रकार की जटिल क्रियाओं का क्रम में रखना। यह ध्यान दें, यह कार्य अनुमस्तिष्क क्या करता है? सभी प्रकार की जटिल क्रियाओं को क्रम में रखना, व्यक्ति की चाल एवं गति पर नियंत्रण रखता है, शरीर को संतुलित अवस्था में रखने वाली पेशियों पर यह नियंत्रण रखता है। इसके कार्यों को मैं दोबारा बता दूं ताकि आपको इसी वक्त याद हो जाए और समझ सकें। देखो, शरीर को सामान्य स्थिति में यह रखता है, विभिन्न अंगों, पेशियों, जोड़ों आदि क्रियाओं में सामंजस्य बनाए रखता है, सभी प्रकार की जटिल क्रियाओं को क्रम में रखना, व्यक्ति की चाल एवं गति पर नियंत्रण रखता है, शरीर को संतुलित अवस्था में रखने वाली पेशियों पर नियंत्रण रखता है। इतने सारे इंपॉर्टेंट इसके कार्य हैं विद्यार्थियों। यानी अनुमस्तिष्क का मतलब सेरिब्रम, जैसा कि आप सभी जानते होंगे। ठीक, लेकिन हिंदी ना समझ में आई है तो इसको इंग्लिश में सेरिब्रम कहते हैं। ठीक, अब विद्यार्थियों इसके जो भाग थे सेतु और सुषुम्ना शीर्ष इसके पश्चिम मस्तिष्क के, तो इसको समझ लें थोड़ा। रचना एवं कार्य को थोड़ा सा इसमें मुख्य ज़्यादा हमें इम्पॉर्टेंट नहीं दिखा, इसलिए थोड़ा सा आप समझ लें केवल बस। ये अनुमस्तिष्क के सामने का भाग है तथा तंत्रिका तंत्र की यह बनी हुई एक पट्टी है, यह सफ़ेद पदार्थ की बनती है। ठीक, और इसमें और मुख्य सेतु ही अनुमस्तिष्क के दोनों गोलार्धों को मिलाता है। इसका काम क्या है? ये जो सेतु है यही अनुमस्तिष्क के दोनों गोलार्धों को मिलाता है, ये इम्पॉर्टेंट है। इसी भाग में परामस्तिष्क के तंत्रिका तंतु की एक ओर से प्रवेश कर दूसरी ओर की पेशियों में पहुंच जाते हैं। ठीक, और जब ये पहुंच जाती हैं तो इसी तरह बाईं तरफ से आने वाली तंत्रिका तंतु दाएं ओर तथा दाएं तरफ से आने वाली तंत्रिका तंतु बाईं ओर की तंत्रिकाओं को प्रभावित करती है। मेन कारण यही है जिससे शरीर की पेशियां प्रभावित होती हैं। चलिए, अब इतना आपने समझ लिया होगा सेतु के बारे में। अब आगे हम समझते हैं। इसी कारण जो है अगर तंत्रिकाएं डिफरेंट हो जाती हैं। अब सुषुम्ना शीर्ष को समझें विद्यार्थियों। मेरु शीर्ष, इसको मेरु शीर्ष भी कहते हैं। सुषुम्ना के ऊपर एक फूला हुआ भाग होता है जिसे सुषुम्ना शीर्ष कहा जाता है। सुषुम्ना शीर्ष के ऊपर, सुषुम्ना के ऊपर एक फूला हुआ भाग होता है। ध्यान दें, अब सुषुम्ना को अगले वीडियो में आपको समझाऊंगी। सुषुम्ना के ऊपर एक फूला हुआ भाग होता है जिसे सुषुम्ना शीर्ष कहा जाता है। इसके भीतर धूसर पदार्थ तथा बाहर श्वेत पदार्थ होता है। इसके भीतर धूसर पदार्थ होता है तथा बाहर श्वेत पदार्थ होता है। विद्यार्थियों, धूसर पदार्थों के गड्ढों में कई जीवन आवश्यक केंद्र पाए जाते हैं। धूसर पदार्थ जो होता है, जो भीतर धूसर पदार्थ इसके होता है, उसके अंदर कई जीवन आवश्यक केंद्र पाए जाते हैं। वे कौन से हैं ये नोट कर लें। हत केंद्र, श्वसन केंद्र, वैशो मोटर केंद्र, प्रतिवर्ती केंद्र। प्रतिवर्ती के कारण ही तो परिवर्तन होता है ना, जो है तंत्रिका तंत्र। यानी कि एक हिसाब से ये परिवर्ती का मतलब यह समझ लें कि देखो, अगर कहीं शरीर में जो है कहीं दिक्कत होगी तो उसके दूसरे भाग में आपको एहसास होगा तंत्रिकाओं के माध्यम से। ठीक, या मैं आगे आपको थोड़ा सा डीपली समझाऊंगी अगले वीडियो में। इसमें मेन क्योंकि इसमें जो है इतना टाइम काफ़ी हो गया है। तो देखो, धूसर पदार्थों के गड्ढों में कई जीवन आवश्यक केंद्र होते हैं। कौन से? हत केंद्र, श्वसन केंद्र, वैशोमीटर केंद्र, प्रतिवर्ती केंद्र। अब कार्य इसके नोट कर लें, मुख्य कार्यों को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको जानना। उपस्थित जीवन आवश्यक केंद्रों द्वारा महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन होता है। प्रतिवर्ती क्रिया का निष्पादन होता है। इसके द्वारा भोजन निगलने जैसी सहज क्रियाओं में यह मदद करता है और कपाल तंत्रिकाओं को आने जाने
का मार्ग प्रदान करता है। ये जो तंत्रिकाएं होती हैं इसकी आने जाने का मार्ग प्रदान करता है। यानी उपस्थित जीवन आवश्यक केंद्रों द्वारा महत्वपूर्ण कार्य को निष्पादन कार्यों को संपादन करता है और परिवर्ती क्रिया का निष्पादन इसके द्वारा होता है और भोजन निगलने जैसी सहज क्रियाओं में यह मदद करता है। कपाल तंत्रिकाओं को आने जाने का मार्ग प्रदान करता है। कौन? सुषुम्ना शीर्ष। तो विद्यार्थियों हमने मस्तिष्क के विषय में बहुत अच्छे से समझ लिया है, सभी के कार्यों को समझ लिया है, मेन पॉइंटों को आपने नोट कर लिया होगा। जहाँ कहीं ना समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में शेयर करें, मैं आपको दोबारा से समझा दूंगी। और खुद देखिए विद्यार्थियों, दूसरे बच्चों को ज़रूर शेयर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद विद्यार्थियों।